हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द पार्ट 3 ऑफ जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया है कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन एन अकेडमी यू कैन, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हमने साइंस एंड टेक के टॉपिक्स जहाँ पे स्टार्ट कर रखे हैं एंड दिस इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 3। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अराउंड 54 टॉपिक्स अभी कवर तो हो रखे हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। अभी बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अबाउट द टॉपिक्स। सो आज का हमारा 11th आर्टिकल है विच इज़ अबाउट द ओजोन लेयर रिकवरी इज ऑन ट्रैक हेल्पिंग अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। यू कैन सी द क्लिप ऑफ द यूएन न्यूज़। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ओजोन लेयर है हमारी, जो कि डिप्लीट करने की ही न्यूज़ जिसकी हमेशा आती है, तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ है जनवरी 2023 की कि ये अपनी रिकवरी कर रही है। तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022 और किस किस के द्वारा ये बनाई गई, तो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UNEP, दैट इज द UN एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरमेंट प्रोग्राम, देन नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, यूरोपियन कमीशन। तो इन सारी बॉडीज ने मिलकर एक रिपोर्ट टाइटल करी जिसका नाम है साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022। इसको हर 4 सालों में एक बार पब्लिश करा जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोग्रेस चेक करा जाता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने इनिशिएटिव लिए थे उनको हमें पूरा करना था, उसमें कितनी प्रोग्रेस आई है। तो इसलिए इसको हर 4 साल के बाद पब्लिश करा जाता है। तो 2022 का यहाँ पे ये पब्लिश हो चुका है। कन्फर्म्स द फेज आउट ऑफ नियरली 99% ऑफ द बैंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सच एज द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये बोला गया है कि इनको फेज आउट करने की वजह से ही, इनको थोड़ा बैन करने की वजह से ही ओजोन जो डिप्लीट हो रही थी हमारे, उसमें रिकवरी देखने को मिली है। अब जो ओजोन लेयर है ना आपकी, वो कहाँ पे लाई करती है, तो हम पढ़ते हैं कुछ लेयर्स एटमॉस्फेयर की, जिसमें सबसे नीचे आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर जिसमें आयनोस्फेयर भी बोल देते हैं, और ऊपर आ जाता है आपका एक्सोस्फेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरिया है, यहाँ पे ही आपको देखने को मिलता है एक और टर्म, दैट इज द ओजोनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लाई करती है। और ऐसी ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द गुड ओजोन, और जो आपकी ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द बैड ओजोन। तो ये कहाँ पे लाई करती है, तो इट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन के बारे में देखें तो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, 3 ऑक्सीजन एटम्स का बना होता है, इसको लिखते हैं O3 से, और 2 रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ही फाइंड आउट होता है, एज आई टोल्ड यू, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। 90% ऑफ अर्थ का जो ओजोन है दैट रिजाइड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, और इसको ओजोन लेयर भी कहते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सारा बता दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर 1987। सो 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है उन सब्सटेंसेस के लिए जो कि आपकी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे, जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन आप पढ़ते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जो आप पढ़ते हो, तो उनको लेके ये लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या नेगोशिएशन करी, दिस वाज नेगोशिएटेड एज अ प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन आपका 1985 में आया था, और उसी के तहत बोला गया था कि हम 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाएंगे, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस रखेंगे और उनको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसी में से ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती है जिन सब्सटेंसेस की वजह से, वो भी सारे ऐड करे गए थे अंडर योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में स्टार्ट हुआ था। की ऑब्जर्वेशन क्या है रिपोर्ट्स की, कौन सी रिपोर्ट्स की, साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022 की, किसके अंडर है, अंडर द MP, दैट इज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कंट्रीब्यूट टू द ओजोन रिकवरी इन द अपर स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। तो इस जो ये आपकी रिपोर्ट है साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022, इसमें पूरा बताया गया, ऑब्जर्व करा गया कि किस तरह से ओजोन लेयर ने खुद को रिकवर करना शुरू कर दिया है। इफ करंट पॉलिसीज, अगर बोला जाता है कि ये सारी करंट पॉलिसीज जो भी इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के ऊपर बनाई गई हैं, जैसे कि आपका क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑल, इनके लिए जो भी पॉलिसीज अभी तक बनाई गई हैं, लाइक इनको बैन कर देना एंड ऑल, तो उसकी वजह से अगर ये पॉलिसीज ऐसे ही कंटिन्यू रही तो जो ओजोन लेयर है, ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है जैसे ये 1980 में हुआ करती थी, हम 2066 तक उसको और उस टारगेट को कवर कर लेंगे ओवर द एंटार्क्टिका। और आर्कटिक रीजन की अगर बात करें तो देयर आर 2 रीजन, ऊपर वाला जो आता है आपके नॉर्थ पोल पे दैट इज योर आर्कटिक रीजन, और नीचे वाला जो आता है दैट इज द एंटार्क्टिक रीजन। तो क्या बोला गया है कि जैसे 1980 में इन दोनों की वैल्यूज हुआ करती थी आर्कटिक और एंटार्क्टिक की रिस्पेक्टिवली, तो हम इसको अचीव कर लेंगे सेम वैल्यू को आर्कटिक के रीजन में 2045 तक और एंटार्क्टिका के रीजन में
2066 तक, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो बाय 2040। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कंप्लाइंस किया गया विद द किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही करी गई थी 2060 में। तो इट रिक्वायर्ड द फेज डाउन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। पहले क्या बोला गया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। उसके बाद अब क्या बोला गया 2016 में, अंडर द जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट करी गई जिसका क्या नाम पड़ा, किगाली अमेंडमेंट। उसमें क्या बोला गया कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनका जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है उसको भी क्या करना है, फेज डाउन करना है, जितना कम हो सके उतना कम करना है। इट इज एस्टिमेटेड टू अवॉइड 0.5 to 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाय 2100, मतलब 22nd सेंचुरी तक हम क्या करेंगे 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज लाने की ट्राई करेंगे। तो अभी जो अर्थ का मेन टेम्परेचर है दैट इज द 14 to 15 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं, 15 जो है ज्यादा प्रेवलेंट है। ओके, देन जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल था क्लाउड फॉरेस्ट, मतलब कुछ ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे ऐसे लगेगा कि क्लाउड्स बन रखे हैं। ठीक है, सो दिस फॉरेस्ट लाइक जैसे भूत वाली मूवीज होती है ना उसमें दिखाए जाते हैं ये कुछ इस तरह के फॉरेस्ट, तो इनको बोलते हैं क्लाउड फॉरेस्ट। यहाँ पे देखो 2-4 चीजें हमें जो दिख रही हैं कि एक तो क्लाउड्स बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि क्लाउड्स हैं, और ये जो क्लाउड्स हैं बेसिकली आपकी मिस्ट है, मतलब आपके वाटर वेपर यहाँ पे उड़ रहे हैं और काफी कोल्ड होते हैं ये। ठीक है, और आपको ये जहाँ पे टॉल ट्रीज होते हैं वहीं पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत लंबे लंबे जहाँ पे ट्रीज हैं, माउंटेन एरियाज में ही ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द सम बेसिक टर्म्स थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द क्लाउड फॉरेस्ट। तो एक न्यूज में क्यों था, क्योंकि एक नई रिपोर्ट आई है जिसने सजेस्ट करा कि जो क्लाउड फॉरेस्ट है, क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड है, दे विल इंसेंटिवाइज द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर क्लाउड फॉरेस्ट। तो जैसे सब्सिडीज होती हैं उसी तरह से क्लाउड फॉरेस्ट बॉन्ड भी होते हैं जिनको इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट, ताकि क्लाउड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। जब तक इंसेंटिव ना दिए जाएं वैसे भी कोई कुछ नहीं करना चाहता, तो इस केस में क्लाउड फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए भी अब बॉन्ड जारी कर रहे हैं गवर्नमेंट, ताकि इनकी प्रोटेक्शन हो सके। जो क्लाउड फॉरेस्ट होते हैं इनको माउंटेन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल माउंटेनियस रीजन्स में ही देखने को मिलते हैं, यहाँ पे काफी हैवी रेनफॉल होता है और परसिस्टेंट कंडेंसेशन होती रहती है। कैसे, क्योंकि देखो बड़े बड़े पेड़ हैं, इवेपोरेशन भी होगी क्योंकि धूप भी तो आएगी, जब गर्मी फील होगी तो ये ऊपर को उड़ना शुरू करेंगे, पर पेड़ इतने बड़े होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहीं पे स्टक कर जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन तो होती रहती है। और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट काफी देखने को मिलता है, कूलिंग और मॉइस्चर बीइंग पुश्ड अपवर्ड बाय द माउंटेन। जैसे ऊपर को जाते हैं तो बार बार रेनफॉल होती है क्योंकि पेड़ भी इतने बड़े हैं, ऊपर से माउंटेनियस रीजन है। तो आपने ओरोग्राफिक रेनफॉल सुना होगा कि ये रेन वाटर वेपर ऊपर तो जाएंगे पर यहीं पे क्लाउड बना देंगे तो दोबारा यहीं बरस जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द सेम थिंग हियर, यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय द परसिस्टेंट फ्रीक्वेंट एंड सीजनल लो लाइंग लेयर ऑफ द मिस्ट एंड क्लाउड कवर। तो वही चीज कि यहाँ पे आपको काफी सारी मिस्ट और क्लाउड देखने को मिलेगी, और ये ट्रॉपिकल एरियाज जो टॉल माउंटेन्स वाले एरियाज होते हैं वहीं भी आपको देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट 13th जो आपका टॉपिक है दैट इज अबाउट द ऑलिव रिडेड टर्टल्स। काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं स्पेशली बिकॉज ऑफ द, एक तो जो आपकी है गाहिर माठा मरीन सेंचुरी, और उसके अलावा अरीबाडा। अरीबाडा क्या होता है, ये बहुत सारे एग्स ले करते हैं एक ही जगह पे, जो कि है गरिमाठा मरीन सेंचुरी यहाँ पे, तो इस वजह से ये न्यूज में आ जाते हैं हर बार। तो ऑलिव रिडले टर्टल जिनको ORT शॉर्टकट में बोल देते हैं, और एक साइंटिफिक नेम अगर देखें तो दैट इज अ लेपिडोसेलिस ओलिवेसी। ठीक है, तो ये इनका साइंटिफिक नेम है। ऑलिव रिडले टर्टल इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि ये थोड़े ऑलिव कलर के होते हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी से रंगे हैं तो इस वजह से ज्यादा प्रोमिनेंट कलर नहीं देखने को मिला, बट यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ फीमेल टॉर्टोइज हियर, सॉरी टर्टल्स, दीज आर द टर्टल्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड द टॉर्टोइज। जो टर्टल होते हैं इनके इस तरह से फ्लैप्स होते हैं, टर्टोइज में यहाँ पे पैर होंगे प्रॉपर। जो टर्टल होते हैं ये वाटर में भी रहते हैं और आपके जमीन पे तभी आते हैं जब इनको एग ले करने होते हैं, जबकि आपके जो टॉर्टोइज होते हैं वो लैंड के ऊपर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलते हैं। चलिए, बहुत सारी ऑलिव रिडले टर्टल ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं गोदावरी रीजन पे ऑफ आंध्र प्रदेश, हैव बीन विटनेसिंग मास मोर्टेलिटी ऑफ टर्टल। तो अचानक से अंडे ना देने की न्यूज को छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया कि इनकी मास मोर्टेलिटी देखी गई, डेथ रेट बहुत ज्यादा देखा गया, कहाँ पे, गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप इंडिया का जब मैप देखते हो तो यहाँ पे आता है तमिलनाडु, और यहाँ पे एक बीना की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं आंध्र प्रदेश, और इसी के ऊपर आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में ही आपको वो गाहिर माठा मरीन सेंचुरी भी देखने को मिलती है, बट अभी ये न्यूज में था बिकॉज ऑफ द आंध्र प्रदेश। कहाँ पे, गोदावरी रिवर के पास
यहाँ पे क्या देखा गया कि बहुत मॉर्टेलिटी हुई, ठीक है, मास मॉर्टेलिटी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल, कुछ इस तरह से। अब ओआरटी के बारे में देखें अगर, ऑलिव रिडले टर्टल तो बहुत छोटे होते हैं और बहुत सारे सी टर्टल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि और भी स्पीशीज़ होती हैं टर्टल्स की, तो सबसे ज़्यादा आपको ऑलिव रिडले टर्टल की ही देखने को मिलती हैं। वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, इन सभी में ये पाए जाते हैं। इंडिया में अगर देखें तो ईस्टर्न कोस्ट जो आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास देखने को मिलती है, जिसका नाम है गाहिर माठा मरीन सेंचुरी एट द ऋषिकुल्या कोस्ट, ऋषिकुल्या कोस्ट में ये देखने को मिलती है। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नेस्टिंग करते हैं, एक साथ बहुत सारी फीमेल्स आती हैं और यहाँ पे मास नेस्टिंग करती हैं, जिसको क्या कहते हैं, अरीवाडा, ठीक है। तो ये सारी जो फीमेल्स आई हैं यहाँ पे, ये क्यों आई हैं, जस्ट टू डू नेस्टिंग। यहाँ पे ये अंडे देंगी, उसको मिट्टी से कवर करेंगी और दोबारा से वापस चली जाएंगी इनसाइड द वाटर। थ्रेट्स क्या क्या हैं, एक तो फिशिंग प्रैक्टिसेस, आपको पता है कि क्या किया जाता है, दिस इज योर सी वाटर, और क्या किया जाता है, यहाँ पे आपकी बोट्स घूम रही होती हैं और इन्होंने ट्रॉलर लिए होते हैं, ट्रॉलर के अंदर फिश कैप्चर करनी होती है इनको, पर फिश के साथ साथ और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो कि टर्टल उनमें एक है, तो इस वजह से इनकी फिर बाद में डेथ हो जाती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेस्टिंग बीचेस, अब यहाँ पे देखो बीच है ना, तो बीच पे लोग भी आएंगे तो इनके जो अंडे होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, कुछ एक सर्वाइव करते हैं, बाकी कुछ डिस्ट्रॉय भी कर जाते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर बात करें तो जो ऑलिव रिडले टर्टल हैं उनका IUCN स्टेटस देखें तो दे आर इन वल्नरेबल कैटेगरी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत देखें तो शेड्यूल 1 की स्पीशीज में इनको ऐड करा गया है, ठीक है। आफ्टर दैट स्पॉन्ज सिटी का एक कॉन्सेप्ट न्यूज़ में चल रहा था। सो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि स्पॉन्ज सिटी, अब देखो स्पॉन्ज क्या होता है, कोई भी ऐसा सरफेस जिसके ऊपर बहुत सारे पोर्स हों छोटे छोटे, और अगर पोर्स होंगे तो वो क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। सेम इज द केस विद द सॉइल, बोलते हैं ना कि ये सॉइल बहुत पोरस है। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया को देखोगे ना, इस तरह से अगर नॉर्थ इंडिया को अगर आप देखो तो यहाँ पे जो सॉइल है दैट इज हाईली पोरस, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। वहीं आप अगर साउथ इंडिया में देखो तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में क्या देखा जाता है, रॉक्स ज़्यादा देखी जाती हैं, रॉकी सरफेस देखा जाता है, तो इस वजह से नॉन पोरस हो जाता है, तो यहाँ पे ये वाटर एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। तो वैसे ही स्पॉन्ज सिटी का कुछ कॉन्सेप्ट है कि क्या बना दिया जाए, सिटी को स्पॉन्जी बना दिया जाए ताकि जो फ्लड वाली कंडीशन है उसको रोका जा सके। सो व्हाई इट वाज इन न्यूज़, अर्बन फ्लड्स एज सीन इन ऑकलैंड रिसेंटली कुड बी अवॉइडेड बाय इम्प्लीमेंटिंग द स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट। तो ये जो ऑकलैंड में अर्बन फ्लड्स देखे गए तो उसको अवॉइड करने के लिए स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करा जा सकता है। जो स्पॉन्ज सिटी होती है ये इस तरह से सिटी को डिज़ाइन करा जाता है कि ये एब्जॉर्ब कर सके, क्लीन कर सके और रेनफॉल को यूज़ कर सके इन एन इकोलॉजिकल फ्रेंडली वे दैट रिड्यूसेस द डेंजरस एंड द पॉल्यूटेड रन ऑफ। तो वाटर को भी एब्जॉर्ब करवाना है, साथ में वाटर को क्लीन करवाना है और रेनफॉल का एक तरह से अच्छे तरह से यूज़ करना है। 2000 में क्या देखा गया कि जो चाइनीज़ आर्किटेक्चर थे जिनका नाम था कॉन्गशिया यूंग, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा था जिसका नाम था स्पॉन्ज सिटी। इस कॉन्सेप्ट को ग्रीन रूफ्स भी कहा जाता है, इनकॉर्पोरेट द ग्रीन रूफ, रेन गार्डन्स इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, परमिएबल पेवमेंट होगी आपकी, एम्बैंकमेंट्स होगी टू एब्जॉर्ब एंड फिल्टर द वाटर। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ इस बेसिस पे प्रेजेंट था। मोर ग्रीन स्पेस होना चाहिए, ट्रीज को इसमें स्ट्रीट लाइट, जैसे आपकी स्ट्रीट है ना कोई भी पर्टिकुलर, तो उसके अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, तो वही सारी चीज़ें आपकी स्पॉन्ज सिटी में बोल दी जाती हैं। इट रिटेन द फनलिंग रेन वाटर फॉर यूज विद इन इट्स बाउंड्री, रेन वाटर जो है उसको स्टोर कर लिया जाए, फर्दर उसको फिल्टर करके डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए यूज़ करा जाए। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द स्पॉन्ज सिटी कि स्पॉन्ज की तरह ये क्या करे, रेनफॉल को एब्जॉर्ब कर ले, क्लीन कर दे जो भी वाटर उसके पास से गुजरे, और जो रेनफॉल है उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि हर बार न्यूज़ में आती रहती है, एक बार फिर से न्यूज़ में आई एंड नोटिफाइज द नॉर्म्स फॉर फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन बाय द पावर प्लांट। देखो जो सीमेंट की फैक्ट्रीज होती है ना आपकी, सीमेंट फैक्ट्रीज के पास एक बहुत ही खतरनाक चीज़ उत्पन्न होती है जिसका नाम है फ्लाई ऐश। तो उसी के ऊपर ये न्यूज़ है कि पावर प्लांट जो है वो थोड़े नॉर्म्स बनाए कि ये जो फ्लाई ऐश है इसको ढंग से यूटिलाइज करा जा सके। अब फ्लाई ऐश जो होती है ना, सो इट्स लाइक अ सीमेंट, अगेन सीमेंट का ये एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसमें बोला गया कि जैसे रोड्स की अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें सीमेंट में मिक्स कर दो ना फ्लाई ऐश को, ताकि ये यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि जब ये फ्यूम्स की फॉर्म में किसी की बॉडी के अंदर जाती है तो इट बिकम्स वेरी हार्मफुल, ठीक है, इससे डेथ भी हो जाती है लोगों की। सो चलिए थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। तो दैट इज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इसका एम है better utilization of the fly ash by the coal based thermal power plant in the country। और जहाँ पे फ्लाई ऐश को स्टोर किया जाता है उनको क्या करना है, सोलर और विंड पावर प्लांट को भी साथ साथ में प्लांट करना है। सो ये सारा जो था ये न्यूज़ में था, दैट्स व्हाई
आपको फ्लाई ऐश के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो ऐश होती है बेसिकली मिनरल मैटर होता है जो कि बर्निंग कोल के बाद रह जाता है। इस टॉपिक को अभी कल फिर से देखते हैं, अभी के लिए इतना ही।